नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BCOS 185 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर 5 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 क्वेश्चनों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी गई है। आशा है वो चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। टोटल इस PDF में 10 क्वेश्चन है और हम इसे 4 भागों में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि स्टार्टअप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने की संभावना भी इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि स्टार्टअप क्या है, अगर आप भारत में स्टार्टअप लगाते हैं तो आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 10 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर प्रॉपर आंसर आपके सामने है ही। तो देखो, अलग अलग लोगों ने स्टार्टअप को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कुल मिलाकर स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसमें पूंजी आपके पास कम है। इस चीज़ को हमें लिखना कैसे है वो सुनो। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है रीस, ठीक है, इकोनॉमिक्स्ट हैं ये। तो ये रीस के अनुसार स्टार्टअप एक मानव संस्था है, यानी कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे अत्यधिक अनिश्चितता की स्थितियों के तहत एक नया प्रोडक्ट या सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि आपने कोई एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसमें आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो या नई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपके सामने जो परिस्थितियां हैं वो अनिश्चित हैं, पता नहीं है आपको आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो यानी कि व्यवसाय की जो स्टार्टिंग अवस्था है उसे हम स्टार्टअप कह सकते हैं। बट ये ध्यान रहे, इसमें पूंजी निवेश कम होता है। भारत में अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम चलाया गया था, उसके तहत भारत सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। और इसके लिए भारत सरकार ने ये कहा है कि भाई हम स्टार्टअप उसे मानेंगे यदि वो ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हों। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो पंजीकृत हो, ठीक है, और उसमें सीमित देयता हो। उसकी पंजीकरण की तिथि से अभी उसे 10 साल ज़्यादा नहीं हुए हों, यानी कि 10 साल से ज़्यादा पुराना व्यवसाय ना हो। पंजीकरण के बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कारोबार 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हुआ हो। यानी कि 100 करोड़ रुपए से कम का कारोबार है तो स्टार्टअप में ही आएगा। स्टार्टअप की सबसे खास बात क्या है, पहली बात तो रजिस्टर्ड होगी। दूसरी बात क्या होगी, अभी वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। पंजीकरण के बाद किसी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार नहीं हुआ होगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट हैं, प्रोसेस हैं, जो सर्विसेज हैं, इसमें लगातार वो सुधार का काम कर रहे होंगे, इनोवेशन का काम कर रहे होंगे, डेवलपमेंट का काम कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे स्टार्टअप है। तो एक तरीके से स्टार्टअप एक नया व्यवसाय है और ये इसका पहला स्टेप होता है। तो स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप व्यवसाय का प्रारंभिक चरण होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग एज होती है। और इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं का समाधान किया जाता है और फिर नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, नई सर्विसेज मार्केट में लाई जाती है और फिर अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाता है। ये आमतौर पर युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यानी कि जो नए नए युवा हैं, 25 से 30 साल के बीच में जो बच्चे हैं, ये स्थापित करते हैं स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप ऐसे विचारों पर आधारित होते हैं जो पुराने व्यवसायों से अलग होते हैं और अनोखे भी होते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि किसी व्यवसाय की जो स्टार्टिंग एज होती है उसे स्टार्टअप में रखा जाएगा। बट जो आज के टाइम पे स्टार्टअप लग रहा है वो पुराने व्यवसायों से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा नए हैं और इसमें रिस्क टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आज के जो युवा व्यवसायी हैं ये रिस्क ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि व्यापार में रिस्क है। लेकिन अगर आप इस रिस्क को कवर कर लेते हो तो फिर आपके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इंडिया में स्टार्टअप की बात करें तो आज विश्व में सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बन चुका है भारत, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया जैसी जो सरकारी पहल हैं ये इसे और ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। भारत में स्टार्टअप मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रही हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड काम कर रही हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं और AI जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लेकिन भारत में इतने सारे स्टार्टअप लग रहे हैं, उतने ही स्टार्टअप बंद भी हो रहे हैं। तो ऐसे में स्टार्टअप के सामने आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो, स्टार्टअप के आगे सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ फंडिंग, यानी कि पैसे की कमी है। ज़्यादातर जो स्टार्टअप है वो धन की कमी का सामना करते हैं, खासतौर पर जब वो स्टार्टिंग में होते हैं। इन्वेस्टर्स उन्हें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बैंक से लोन नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर्स का हम विश्वास नहीं जीतेंगे जब तक कोई हमारी कंपनी में शेयर क्यों लगाएगा। तो स्टार्टअप के सामने जो पहली समस्या है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वित्तीय संसाधन की कमी है। अधिकांश स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टर्स नहीं ढूंढ पाते हैं कि कोई उनके इन्वेस्ट करे। छोटे शहरों में स्टार्टअप बहुत ज़्यादा लगते हैं बट उनका डेवलपमेंट उतनी तेज़ गति से नहीं होता जितनी तेज़ गति से होना चाहिए, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसके अलावा हमारे देश में जो सरकारी नीतियाँ हैं ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर आपको एक स्टार्टअप लगाना है तो आपको 10 जगह से साइन करवाने पड़ेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, टैक्स है, लाइसेंस का प्रोसेस है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, समय लेने वाली बातें हैं। अप्रोच होगी आपके तो होगा, नहीं तो हर जगह घूस देते रहो। तो स्टार्टअप लगाने से पहले ही एक बहुत बड़ा स्टार्टअप
का पैसा उसमें ही लगा दे रहे हो आप घूस देने में। तो सरकारी नीतियाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जीएसटी जैसे जो कानून हैं इसके लिए उसकी जो जटिलता है उसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। श्रम कानूनों को अच्छे से समझना पड़ता है, नहीं तो आपके ऊपर केस लगा दिए जाएंगे। ये बड़ी समस्या है स्टार्टअप की। उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या है कि मार्केट में पहले से ही बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय का अनुभव है। अब ऐसे में जो नई नई कंपनियां लग रही हैं ये कंपटीशन कैसे पैदा करें। आज आप देखो फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के सामने अगर कोई आप नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोल रहे हो तो टिक पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो जितने ऑफर दे देंगे हम दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो ये बड़ी मछलियाँ बैठी हैं तालाब में ना, ये छोटी मछलियों को आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये बड़ा समस्या है, हाई कॉम्पिटिशन है। इसके अलावा लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है। अगर आप स्टार्टअप लगा रहे हो तो आपके पास डाटा एनालिटिक्स होने चाहिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, मशीन लर्निंग जैसी नई नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन छोटी छोटी कंपनियों के पास ये नहीं होती क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से पीछे रह जाती है। इसके अलावा प्रतिभा की उपलब्धता, सही प्रतिभा को ढूंढना, लंबे समय तक बनाए रखना बड़ी चुनौती है। लोग बाग आते हैं, थोड़ा दिन काम करते हैं, फिर सैलरी बढ़ानी उनकी। तो अनुभवी लोग अक्सर बड़े व्यवसायों का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, यानी कि जितने भी एक्सपीरियंस बंदे हैं वो बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, छोटी कंपनी में कोई काम ही नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे बड़ी समस्या हो जाती है। स्टार्टअप के सामने अगली समस्या है मार्केटिंग की। बड़े बाजारों में स्टार्टअप का नाम स्थापित करना बड़ा कठिन होता है। हम खुद ही कोई सामान लेना चाहेंगे तो जिस कंपनी का नाम हमने सुना नहीं है हम उसका सामान नहीं लेंगे। तो ऐसे में वो बेचारी स्टार्टअप जो छोटी कंपनी चाहे बढ़िया प्रोडक्ट बेच रही हो लेकिन उसको मार्केट ही नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उचित कार्यस्थल स्टार्टअप को नहीं मिल पाते हैं क्योंकि एक बढ़िया जगह के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तो छोटे शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होते हैं क्योंकि जगह ही नहीं होती इतनी। और इसके अलावा मार्केट जो है वो बड़ा अनिश्चित है, कब डिमांड में परिवर्तन हो जाएगा ये स्टार्टअप के लिए बड़ी चुनौती है। जैसे कोविड-19 के दौरान बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो गए थे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत में स्टार्टअप के लिए संभावनाएं तो बहुत हैं लेकिन समस्याएं भी बहुत हैं। ऐसे में बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, पहले से ही मार्केट को समझ लेना चाहिए, तब स्टार्टअप के बारे में सोचना चाहिए। तो स्टार्टअप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, ठीक है, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारी बातें आप तक कहाँ तक पहुँच पा रही हैं। इसके अलावा अगर चीज़ें आपको कम समझ में आ रही हैं तो मैं इसे और ज़्यादा डीप समझा सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम है तो हमें शॉर्ट समरी में ही चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एक व्यवसाय को शुरू करना है तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल सोर्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, यानी कि व्यावसायिक उपक्रम को आरंभ करने में विभिन्न वित्त स्रोतों का वर्णन कीजिए। और जब हम कोई सोर्स तैयार कर रहे हैं तो उसको चुनने में क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेंगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और कई कई बार आता है कि भाई अगर हमें एक बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए हम फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, वित्तीय व्यवस्था कहाँ से शुरू करेंगे। तो देखो, जब आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। पूंजी जुटाने के लिए अलग अलग सोर्सेस होते हैं जिनका चयन आवश्यकता के हिसाब से किया जाता है। कुछ इंटरनल सोर्सेस होते हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं। इंटरनल सोर्सेज जो आंतरिक स्रोत होते हैं वो ये होते हैं कि हमने खुद अपनी सेविंग कितनी कर रखी है या हमने अपनी एसेट कितनी बेची है, उसके बाद जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ उससे हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। छोटे व्यवसायी जो हैं या स्टार्टअप जो लगाते हैं वो ज़्यादातर लोग इसी तरीके से अपना व्यापार शुरू करते हैं। या तो उनके पास अच्छी खासी सेविंग होती है या फिर वो क्या करते हैं अपनी एसेट बेचते हैं, कुछ संपत्तियां बेचते हैं, उससे पैसा लाते हैं और स्टार्टअप में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो कोई भी आप कंपनी लगा रहे हैं उसके लिए आप वित्त स्रोत दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो है उनमें सबसे पहला ये है कि आपने खुद अपनी फंडिंग कितनी करी है, ठीक है, अपनी सेविंग कितनी करी है, एसेट बेच रहे हो या किस तरीके से बिजनेस शुरू कर रहे हो। दूसरा स्रोत ये है कि आपने परिवार या मित्र से पैसा ले लिया, ठीक है, ब्याज ब्याज पे तत्काल में धन इकट्ठा कर लिया, ये है। तो इंटरनल सोर्सेज दो तरीके के, एक आपकी सेविंग है और एक आपने मित्र वित्र दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से पैसा मांग लिया। इसके बाद है एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहरी स्रोत। इसमें क्या होता है, ऋण लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला है बैंक ऋण, कौन, बैंक से आपने कर्जा लिया। तो व्यापार के लिए बैंकों से आप कर्जा प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। ये मध्यम और बड़े व्यवसाय के लिए बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरिंग स्थापित कर रहे हो, बैंक से लोन लेना चाह रहे हो तो लो, लेकिन छोटे मोटे व्यापार के लिए बैंक से लोन लेना ठीक नहीं है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें व्यवसाय करना है तो किस तरीके के हमें ऋण मिल सकते हैं, कहाँ से हम फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे। तो पहला इंटरनल सोर्स कि हमारे पास खुद की सेविंग है, खुद की एसेट है जिसे बेच के हमने पैसा लाया है। दूसरा हमने मित्र और रिश्तेदारों से लिया, ये इंटरनल सोर्स है। एक्सटर्नल में सबसे पहले बैंक आएगा, ठीक है। अगर हमें कोई बड़ा इंडस्ट्री लगानी है, मध्यम आकार की इंडस्ट्री लगानी है, एमएसएमई लगानी है तो हमें बैंक से लोन लेना चाहिए। फिर है एनबीएफसीज, जैसे कि सिडबी और नाबार्ड जैसी संस्थाएं हैं। ये नॉन बैंकिंग संस्थाएं हैं लेकिन
छोटे छोटे व्यवसायों के लिए कर्जा प्रदान करती हैं और ये ठीक भी हैं। इसके लिए सरकार कई बार योजना चलाती है, जैसे इसमें पीएम मुद्रा योजना चल रही है, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं चल रही हैं। ये कम ब्याज पर लोगों को सहायता देती हैं। कुछ पैसा संस्थानों से मिलता है, निजी वित्त संस्थान होते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, ठीक है, यहाँ से फंड मिल जाता है। एक होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है, आपको निजी निवेश करना पड़ता है, सीधे इक्विटी के रूप में धनराशि आपको मिल जाती है। एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये ऐसे निवेशक होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनियों को शुरुआती पूंजी प्रदान करते हैं। तो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये कंपनी आगे चल जाएगी, उन्हें कंपनी का ढांचा समझ में आता है, तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। इसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड का इस्तेमाल हमेशा बड़े स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए किया जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनियां अपने स्टॉक्स पब्लिक को ऑफर करती हैं, लोग वहां पर पैसा लगाते हैं शेयरों में, ठीक है, और बड़े बड़े जो व्यवसाय हैं उसी में ये सब चीज़ होती हैं, आईपीओ। एक होता है बूट स्ट्रैपिंग। ये प्रक्रिया उद्यमी की बचत, खुद की आमदनी और धीरे धीरे व्यवसाय को मजबूत करने पर आधारित होती है। ये बाहर की किसी फंडिंग पर डिपेंड नहीं रहते। अब ऐसे में हमें वित्त का स्रोत करना है कि बैंक से पैसा लेना है या सिडबी से पैसा लेना है या शेयर जुटाने, इसके लिए कुछ चीज़ें प्रभावित करती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे व्यवसाय का आकार क्या है। अगर हमारा व्यवसाय छोटे आकार का है तो हमें इंटरनल सोर्स यानी खुद अपने परिवार रिश्तेदारों से ही पैसा इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फिर हमें भी देखना है कि कर्जा छोटे समय के लिए लेना है, लंबे समय के लिए लेना है। मान लो छोटे समय के बैंक से ले लो, फिर ओवरड्राफ्ट, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। लंबे समय के लिए अगर पैसा लेना है तो इक्विटी फंडिंग ज़्यादा अच्छी है। हमें कॉस्टिंग भी ध्यान में रखनी होती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्याज, कहाँ ज़्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा रिस्क कवर कितना है ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और ऑनरशिप का कंट्रोल, अगर हमें अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित रखना है तो फिर हम सीधी सी बात है स्टॉक मार्केटिंग नहीं करेंगे। और प्रॉफिट हम देखेंगे कि व्यवसाय वर्तमान में कितना प्रॉफिट है, भविष्य में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तभी तो उस हिसाब से हम लोन भरेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें क्या होता है, वित्त लेना पड़ता है, ठीक है। ये भी देखना पड़ता है हमारी स्टार्टअप की संभावनाएं कितनी हैं और हमारे पास एसेट कितनी है कि हम बाद में इस ऋण को चुका भी पाएंगे नहीं, टाइमिंग कितनी है और कॉस्टिंग कितनी है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें क्या करने के लिए, वित्त को प्राप्त करने के लिए, यानी कि फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको आंसर ये लिखना है सिर्फ कि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हो, उसके लिए आप पैसा कहाँ कहाँ से किन किन संस्थाओं से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और जब आप पैसा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपने व्यवसाय के हितों को ध्यान में रखते हुए वो कर्जा लेना चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से अगर आप एक बार पढ़ के अपने आप भी बनाकर लिखोगे तो भी आंसर आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा को उचित उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। भारत में जो पारिवारिक व्यवसाय हैं उनके सामने वाले आने वाली चुनौतियों का भी वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है कि पारिवारिक व्यवसाय क्या है। पहले तो आपको ये बताना है पारिवारिक व्यवसाय की वो बतानी है, डेफिनेशन बतानी है, फिर ये बताना है कि पारिवारिक व्यवसाय के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो देखो, पारिवारिक व्यवसाय का मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यापार करते ही आ रही है। तो पारिवारिक व्यवसाय वह संगठन है जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन एक ही परिवार या रिश्तेदारों के समूह में रहता है। यानी कि परिवार में कुछ भाइयों ने मिलकर क्या करा, एक बिजनेस लगाया, ठीक है, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा मैनेजमेंट वही कर रहे हैं, उन्हीं के पास ओनरशिप है और लगातार वही चीज़ें चल रही हैं। इसमें आमतौर पर परिवार के 2 या इससे ज़्यादा मेंबर भूमिका अदा करते हैं, ठीक है, और कंपनी का दीर्घकालीन लाभ होता है, प्रतिष्ठा होती है, अपना सम्मान होता है। पारिवारिक व्यवसाय केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि परिवार की परंपरा पर भी विश्वास करते हैं, मूल्य, विश्वास और सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा देते हैं। तो पारिवारिक व्यवसाय क्या होते हैं, कुल मिलाकर पारिवारिक व्यवसाय ये है कि किसी परिवार के ही 2 लोगों ने मिलकर या 4 लोगों ने मिलकर व्यवसाय शुरू किया और अब पीढ़ी दर पीढ़ी ओनरशिप का कंट्रोल उन्हीं परिवारों के पास है, उनकी ओनरशिप भी उन्हीं के पास है, वो बाहरी लोगों को इसमें ओनरशिप नहीं दे रहे हैं। इन व्यवसायों में निर्णय लेने का जो प्रोसेस है वो परिवार के अनुभव पर आधारित होगा। जो परिवार का सबसे अनुभवी व्यक्ति होगा वही सारे डिसीजन इसमें लेगा। उन्हीं के परिवार की परंपराओं के हिसाब से प्रोडक्ट बनेंगे, उन्हीं की संस्कृति के हिसाब से बाजार को वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी कौशल का हस्तांतरण करेंगे। आज विश्व की कई बड़ी और सफल कंपनियां ऐसी हैं जो कभी पारिवारिक व्यवसाय के रूप में शुरू हुई थी और लंबे समय तक आज ये ग्रोथ कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाटा समूह की बात करोगे तो पहले एक पारिवारिक व्यवसाय ही था, कई पीढ़ियों तक इसमें परिवार का ही नेतृत्व रहा। सेम बिरला समूह की भी अगर आप बात करोगे तो वो भी पारिवारिक व्यवसाय का ही उदाहरण है। अंबानी परिवार का रिलायंस समूह जो है धीरू भाई अंबानी द्वारा शुरू किया गया था, बाद में उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी द्वारा इसे संभाला गया, लेकिन फिर विभाजन हुआ। गोदरेज समूह, वॉलमार्ट भी पारिवारिक व्यवसाय के ही उदाहरण हैं। भारत में लाखों छोटे किराना स्टोर चलते हैं, मिठाई की दुकानें, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग जो हैं ये भी पारिवारिक उद्योग की श्रेणी में ही आते हैं।
अब बात ये आती है कि भारत में पारिवारिक व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं। तो देखो भाई, पारिवारिक जो व्यवसाय हैं उनके सामने सबसे पहली चुनौती है उत्तराधिकार प्रबंधन। जैसे मान लो भाई, दो लोगों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें से किसको ऑनरशिप दी जाए, मैटर ये होता है। तो इस वजह से कई बार जो कंपनियां हैं उनमें बंटवारा हो जाता है और फिर उसका नुकसान झेलना पड़ता है कंपनी को। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तो कंपनी खुल गई है, आने वाले टाइम पे इसकी लीडरशिप किसे दी जाएगी, क्योंकि अगली पीढ़ी में ये भी तो हो सकता है किसी में नेतृत्व क्षमता की कमी हो, किसी बंदे का व्यवसाय में इंटरेस्ट ना हो, किसी व्यक्ति को अगर गलत उत्तराधिकार दे गया तो कंपनी टूट जाती है, बेकार हो जाती है। तो भाई कंपनी तो शुरू हो गई, कंपनी आगे ही बढ़ गई, अब मैटर ये है कि आने वाली पीढ़ी का इंटरेस्ट है नहीं है, वो संभाल पाएगी नहीं संभाल पाएगी, मैटर ये भी करता है। तो उत्तराधिकार का प्रबंधन बहुत खतरनाक चीज़ है कंपनियों में। कंपनियां चल तो जाती हैं लेकिन एक पीढ़ी के बाद अगर दूसरी पीढ़ी नालायक निकल गई तो फिर वो तो बेकार हो गया व्यवसाय। परिवार के भीतर संघर्ष, कई बार क्या होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है, लाभ का वितरण होता है, भूमि का निर्धारण, कंपनी के कंट्रोल को लेकर विवाद हो जाते हैं। शुरुआत में तो दो भाइयों ने मिलकर कंपनी खोली, बढ़िया है, लेकिन अब जो उनके बच्चे होंगे अब वो चचेरे भाई हो गए, अब यहाँ दिक्कत हो जाएगी। रिलायंस, बजाज, मोदी समूह जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बट गई हैं, तो परिवार के भीतर संघर्ष बड़ी समस्या है। अगली, पेशेवर प्रबंधन की कमी। कई बार पारिवारिक व्यवसाय क्या है, पारंपरिक तरीके से चलते हैं, ये स्पेशलिस्ट लोगों को नहीं रखते हैं, मैनेजमेंट नहीं रखते अच्छे से, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये ना कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा इन पे फाइनेंशियल एसेट नहीं होते। परिवार अक्सर सीमित पूंजी पर निर्भर रहता है, क्योंकि वो बाहरी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करने का मौका नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि बाहरी बाहरी इन्वेस्टर्स आ गया तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा। जिसकी वजह से क्या है, व्यापार जितने से शुरू होता है उतने पे रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो कमाते खाते हैं, अच्छा पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके अलावा आधुनिक बाजार की चुनौतियां, आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरा विश्व एक दूसरे से व्यापार के जरिए जुड़ रहा है, ई कॉमर्स कंपनियां आ रही हैं, डिजिटलाइकरण हो रहा है, बड़ी कंपनियां से कंपटीशन हो रहा है, जिसकी वजह से पारिवारिक व्यवसाय बहुत दिक्कत में आ गए हैं। अगर समय के साथ ये अपडेट नहीं होते हैं तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। औपचारिक संरचना का अभाव, बहुत सारे व्यवसाय ऐसे चल रहे हैं जिसमें एचआर सिस्टम ही नहीं है, दस्तावेज नहीं है, बहुत सारी गलतियां, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अच्छे कर्मचारी नहीं है, चीज़ें बस ऐसे चली जा रही हैं। इमोशनल होकर निर्णय लिए जा रहे हैं, ये अगली समस्या है। भाई देखो, बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो बिजनेस माइंड के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। इमोशनल होकर निर्णय ले रहे हो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इमोशनल होकर पक्षपात कर लेते हैं, यानी किसी के फेवर में चले जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। नई पीढ़ी का माइग्रेशन, जो आधुनिक युवा है कई बार व्यवसाय को छोड़कर नौकरियों की ओर चले जाते हैं, स्टार्टअप अपना एक अलग व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। तो ऐसे में आगे नेतृत्व नहीं मिल पाता। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि पारिवारिक व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। भारत की जीडीपी में, भारत के रोजगार में इनका बड़ा योगदान है, लेकिन बड़ी समस्याएं भी हैं इनके सामने। अगर ये इन चुनौतियों का सामना कर लेंगे तो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने में सक्षम हैं। 8वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन हम इस वीडियो के भाग 2 में चर्चा करेंगे, जहां हमारा क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, एमएसएमईज क्या हैं, इनके विकास में सरकार की भूमिका क्या है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।